हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करेंगे सब बच्चे अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट हेड करने वाले हैं। सैलरी हेड हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने सैलरी के बारे में समझा था, अलाउंसेस क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने परक्यूजिट डिस्कस किए थे और उसके बाद जो भी हमारे आफ्टर द रिटायरमेंट जो हमें बेनिफिट मिलते हैं, ग्रेचुटी हो गया, पेंशन हो गया, रिट्रीचमेंट और कॉम्पनसेशन हो गया है, वॉलंटरी रिटायरमेंट हो गया, लीव इनकैशमेंट हो गया, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो जो आपका 5th और 6th चैप्टर था मैंने कंबाइन करके आपको समझाया है ना। अब हम बात कर लेते हैं हाउस प्रॉपर्टी। अब सैलरी से आने वाली इनकम तो हमने बता दी कि कैसे टैक्सेबल होगी, है ना। उसका फॉर्मेट भी हमने डिस्कस कर लिया। इसी तरीके से आपका जो दूसरा हेड है वो क्या है, प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम को हम कैसे टैक्स करेंगे। ऐसी कौन कौन सी इनकम होगी जिसको हम प्रॉपर्टी के इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे। मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स के 5 हेड है, जिसको मैंने नाम दिया था इनकम टैक्स का पंजा, जिसके अंदर हम सैलरी हेड पढ़ेंगे, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कैपिटल गेन पढ़ेंगे, बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम अदर सोर्सेज के अंदर पढ़ेंगे। इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा इसको पीछे लेके चलूँगी। क्यों? क्योंकि आज बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो कि आपको पीछे से समझने आएगी। जैसे मैंने कहा कि सैलरी हेड के अंदर कौन सी इनकम आएगी, सारी की सैलरी सैलरीड इनकम आएगी। मीन्स कि जो भी तनख्वाह आपको मिलती है, जो भी आपको वेजेस मिलते हो, चाहे सैलरी मिलती हो, सारी की सारी टैक्सेबल किस में होगी, सैलरी हेड में होगी। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर वो इनकम आएगी जो कि आपकी रेंटल इनकम है। कैसी इनकम है? रेंटल इनकम है, मीन्स कि किराए की इनकम है, ठीक है। देन उसके बाद बिजनेस PGBP, ठीक है, प्रोफेशनल गेन एंड द बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन का जो हेड है, वहाँ से जो बिजनेस से इनकम आती है, मीन्स कि आपका जो भी व्यापार है, मान लीजिए आपके जो पापा हैं शॉपकीपर हैं तो उनका ये बिजनेस है। मान लीजिए आपके पापा चार्टेड अकाउंटेंट है तो उनका ये बिजनेस है। आपके पापा की खुद की शॉप है तो वो बिजनेस में आएगी और उनकी जो इनकम होगी हमेशा PGBP के अंदर ही कैलकुलेट की जाएगी। अच्छा, कैपिटल गेन हेड का मतलब क्या होता है, जहाँ पर आप जब क्या करते हो, अपनी फिक्स एसेट्स या फिर शॉर्ट टर्म जो एसेट्स होती है उनको सेल करने के बाद जो आप कमाते हो इनकम, वो आपकी कहाँ आएगी, आपकी कैपिटल गेन हेड में आएगी। अदर सोर्सेज के अंदर मीन्स कि बाकी की बची जितनी भी इनकम है, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, इन सब के अंदर, इन सबको छोड़ के बाकी तो यहाँ सेट हो गया। कहने का मतलब जो इनकम यहाँ पे जो नहीं आई है वो सारी की सारी जितनी भी है मिसलिनियस इनकम हमारी यहाँ पर आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ऐसी इनकम जो ऊपर अभी तक नहीं आई है, मिसलिनियस, ठीक है। सो आज ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हैं, ऑडिटिंग है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ठीक है, GST है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इनकम टैक्स है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। इन सब की वीडियोस आपको मिल चुकी होगी 1 by 1, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन सब की विद नोट्स। सैलरी हेड का अपना ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम अपने हाउस प्रॉपर्टी हेड को डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, मैंने कहा कि मान लीजिए ये मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने, ये क्या है, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने, अब देखो आप ना कई बार मैंने कहा आप यहाँ पर खड़े हैं, जो भी बच्चे आप सभी जैसे देख रहे हैं, ठीक है, स्नेहा है, सुरभि है, हेमंत है, ठीक है, और जिग्नेश है, सभी बच्चे अपने आप को यहाँ पर पुट कर लेना, ठीक है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप ने देखा आप आउट ऑफ स्टेशन गए, आपको रहने के लिए घर चाहिए, तो आपने किसी पर्सन से कंसर्न किया, ये कहता है हाँ जी मैं अपना जो घर है वो किराए पर दे रहा हूँ, या फिर मैं कहूँ कि अपनी दुकान है हम किराए पर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इस दुकानदार की, इस पर्सन की, मिस्टर एक्स के पास 2 तो घर है, 3 दुकानें हैं। किसने क्या किया, एक घर में तो ये खुद रह रहा है जिसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड, मीन्स कि जिस घर में वो खुद रह रहा है उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड करेंगे। दूसरा घर मान लीजिए उसने रेंट पे दे रखा है, उस रेंट से इसको दे दिया मान लीजिए, और उसके बदले में ये क्या देगा, उसको इनकम देगा, मीन्स कि रेंटल अमाउंट देगा, जो कि इनकम किसकी होगी, मिस्टर एक्स की होगी, एक्सपेंसेस इसका होगा। बट आपको मैंने क्या अपॉइंट किया था, इनकम टैक्स ऑफिसर अपॉइंट किया था। इनकम टैक्स ऑफिसर अपॉइंट किसके ऊपर नजर डालेगा, इनकम के ऊपर डालेगा। तो सीधा साधा जाकर वो सीधा किसके पास जाएगा, मिस्टर एक्स के पास जाएगा कि हाँ जी आपकी प्रॉपर्टी से इनकम होगी, आपको रेंट रिसीव हो गया, जल्दी से लाकर मुझे इसके ऊपर टैक्स दे दो। तो ये क्या कहते हैं कि मिस्टर एक्स कहते हैं रुक जाओ, अभी मुझे पूरे साल की इनकम देखने दो, मुझे पूरे साल की इनकम कितनी कैलकुलेट होती है, वही सेम एज इट इज लॉजिक। तो हमने क्या कहा कि एक पर्टिकुलर पीरियड डिसाइड किया जिसके अंदर ये इनकम कमाई जाएगी, वो प्रीवियस ईयर होता है, जिसके अंदर ये टैक्सेबल की जाएगी वो असेसमेंट ईयर होता है, जिसकी उससे अगला साल होता है।
ठीक है। तो यहाँ से दुकानों से आने वाला जो पैसा है जो कि रेंट पे देता है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि कोई लैंड आपने क्या कर दी, लैंड आपने किराए पर दे दी, उससे अगर कोई रेंट आ रहा है तो वो भी इंक्लूड होगी। और साथ ही साथ कोई ऐसी बिल्डिंग है या मैं कहूँ कि कोई ऐसा हाउस है जो कि लैंड के साथ प्रॉपर अटैच है, कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है इमेज के अंदर। देखो ये सभी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ये नज़र आ रहा है कि ये बिल्डिंग है और उसके साथ ही ये जो एरिया नज़र आ रहा है ये अटैच है, और इस अटैच वाली एरिया से भी आपको क्या आ रही है, इनकम आ रही है। तो यहाँ पर इनकम का मतलब क्या होती है, ऐसी इनकम जो कि चार्जेबल होगी अंडर सेक्शन 22 को समझने के लिए आपको 3 बातें याद रखनी होगी। पहली बात क्या है कि जो लैंड और बिल्डिंग है वो अपार्टमेंट में हो या फिर अलग अलग में हो, ठीक है, एक साथ जॉइंट हो या फिर अलग अलग हो, उनसे आने वाली इनकम हमारी क्या हो जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी रेंट में टैक्सेबल होगी। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं कि वो जो ओनर है, जो पर्सन है जो रेंट पे दे रहा है, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मिस्टर एक्स से मैंने क्या किया, कमरा किराए पर लिया, दुकान किराए पर लिया, तो मिस्टर एक्स उसका क्या होना चाहिए, रियल ओनर होना चाहिए। अच्छा ठीक। दूसरा, हम तीसरी बात हम क्या देखेंगे कि प्रॉपर्टी का यूज़ कहाँ पर हो रहा है। अगर प्रॉपर्टी का यूज़ बिजनेस पर्पज़ के लिए हो रहा है, मान लीजिए मिस्टर एक्स जो मैंने आपको बताया, अब इसके पास क्या था, 2 घर थे और 3 दुकानें थी। इसने क्या कहा, एक में तो मैं खुद रह रहा हूँ, बाकी को मैंने किराए पर चढ़ाया हूँ। तो यहाँ पर ये देखा जाएगा, अगर मान लीजिए ये 2 दुकानें तो उसने एक्चुअल में रेंट पे चढ़ाई हुई है और एक दुकान उसने क्या कर ली, खुद के बिजनेस के ऑपरेट करने के लिए कर ली। मान लीजिए उसने करियाने की दुकान कर ली या फिर उसने अपने खुद का ही ऑफिस ओपन कर लिया। तो कहने का मतलब यहाँ से रेंट तो नहीं आ रहा होगा, है ना। जब पर्सन क्या करता है, अपनी ही प्रॉपर्टी को अपने ही बिजनेस पर्पस के लिए यूज करता है, तो उस वहाँ से आने वाली इनकम, अब अपना बिजनेस चला रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ से भी इनकम आएगी। तो ऐसी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल ना होकर बिजनेस में, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगी, PG BP में टैक्सेबल होगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए। प्रॉपर्टी का यूज देखेंगे, बिजनेस पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि चैरिटेबल पर्पस के लिए आपने वो रखी हो, तो ऑब्वियस ही बात है वो भी आपकी रेंटल इनकम नहीं होगी, ठीक है, वो अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होगी। तो यहाँ पर केवल ये 3 बातें याद रखनी है कि बिल्डिंग हो, लैंड हो, या फिर उससे अटैच कोई लैंड हो या बिल्डिंग, दोनों एक दूसरे से अटैच हो, वहाँ से अगर कोई इनकम आती है तो आपकी रेंटल इनकम होगी। SSC उसका ओनर होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी का यूज बिजनेस पर्पस के लिए है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर उसकी इनकम कैलकुलेट ही नहीं होगी। अच्छा, कुछ इनके अंदर ना कुछ पॉइंट है जो कि आपको याद रखने होंगे। क्या, कई बार ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जो कि हम रेंट पे तो देते हैं, पर वो रेंट पे देना हमारा डेली का काम होता है, मीन्स कि साल दर साल हमारा बिजनेस ही यही है। जैसे कि आपने ओयो का एग्जाम्पल देखा होगा, जैसे कि आपने होटल्स का एग्जाम्पल देखा होगा, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप कोई रेस्टोरेंट में आप रूम ले रहे हैं, तो ओयो हो गया, होटल्स हो गए, इनका तो भाई प्रॉपर बिजनेस है, इनका तो काम ही है, इसके अलावा वो करते ही नहीं कुछ है ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि जब अपनी बिजनेस, अपनी प्रॉपर्टी थी, उसके ऊपर उन्होंने होटल बना लिया और उसके बाद उसको होटल को क्या करते हैं, रेंट पे देते हैं, तो वो तो उनका बिजनेस है ना। तो ऐसी इनकम जो पर्सन अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, जो कि मैंने आपको यहाँ डिस्कस वैसे कर दिया है, तो वो इनकम कहाँ आएगी, PG BP के अंदर आएगी। अच्छा, दूसरा एक्सेप्शन केस क्या है कि अगर जो आपका एम्प्लॉयर है अपने स्टाफ मेंबर को, अपने एम्प्लॉय को क्वार्टर की सर्विसेज प्रोवाइड कर दे। मान लीजिए ये जो एम्प्लॉयर था, इसके पास कोई प्रॉपर्टी थी, जैसे मान लीजिए पूरे बड़े बड़े फ्लैट्स थे, ठीक है, 30 फ्लैट हैं इसके अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर। उसने क्या कर दिया, 30 के 30 फ्लैट के फ्लैट अपने 30 एम्प्लॉय को दे दिए। क्यों दे दिए, क्योंकि अपने बिजनेस की रनिंग को स्मूथली चलाने के लिए, कि ज़्यादा दूर से एम्प्लॉय को ना आना पड़े, कोई हर्डल ना क्रिएट हो रहे, टाइम पे आए, टाइम पे जाए, ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करवाने तो वो मैं उनको कभी भी बुला सकता हूँ। तो अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए उन्होंने अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया। तो यहाँ पर ये जो इनकम होगी ना आपकी, बिजनेस हाउस प्रॉपर्टी रेंट से नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयर का खुद का एक पर्सनल इंटेंशन है बिजनेस के पर्पस के लिए। तो ये ऐसी इनकम कहाँ कंसीडर की जाएगी, इनकम फ्रॉम द बिजनेस है और अ प्रोफेशन में, ठीक है। अच्छा, अगर कोई बिल्डिंग एम्प्लॉयर की थी, मान लीजिए प्लॉट खाली पड़ा है, यहाँ पर इसने बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया है, ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हो, और उस कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है, मान लीजिए ज़्यादा दिक्कत हो सकती है डिस्प्यूट्स की,
ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है कस्टमर के साथ, क्या पता भाई लड़ाई झगड़ा हो जाए, या फिर आग लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, या फिर मैं कहूँ कि मनी की ज़्यादा यूज़ होती है, फंड्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी उसने उस पर्टिकुलर लैंड के अंदर वो चीज़ों की सहूलियत प्रोवाइड कर दी। मैं कहने का मतलब बैंक की सेटिंग कर दी, पोस्ट ऑफिस की सेटिंग कर दी, पुलिस स्टेशन की रिगार्डिंग आपको सर्विसेज वहीं उसे पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड की गई। क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस स्मूथली चल सके। ऑफिशियल पर्पस के लिए तो वो कहाँ टैक्सेबल होंगे? बिजनेस एंड प्रोफेशन में होंगे। अच्छा, कंपोजिट लेटिंग ऑफ द बिल्डिंग विद अदर एसेट्स, ध्यान से सुनो क्या कहता है ये। लेटिंग ऑफ बिल्डिंग का मतलब क्या है? एक सेकेंड, लेटिंग ऑफ बिल्डिंग का मतलब क्या है? अब बिल्डिंग को लेट करना मीन्स कि किराए पर चढ़ा दिया, इट्स ओके। मैं आपको यहाँ पर सीधा लेके चलती हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये पॉइंट आगे भी आएगा कंपोजिट रेंट के नाम से। अब मैंने कहा कि मेरे पास एक रूम है, ठीक है, रूम को मैंने किराए पर चढ़ा दिया जिसका किराया 6000 था। कहते अच्छा, खाली रूम है तो उसका किराया 6000 है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ से किराया आने वाला कहाँ पे टैक्सेबल होगा? हाउस प्रॉपर्टी में होगा। मान लीजिए कई बार ओनर क्या करता है कि जो ये टेनेंट है, जो मतलब किरायादार है, उससे कहता है कि अगर आपको रूम चाहिए 6000 का है, अगर आपको उसके साथ साथ कोई भी अदर सर्विसेज चाहिए, मान लीजिए टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, वाटर की सर्विसेज चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस चाहिए, या फिर मैं कहूँ कि गैस पाइपलाइन की सर्विसेज चाहिए, या मैं कहूँ कि फर्नीचर की सर्विसेज चाहिए, उनके लिए आपसे मैं अलग चार्ज करूँगा। टेनेंट कहता है कितने चार्ज करोगे? ये कहता है मैं 4000 चार्ज करूँगा। तो दैट मीन्स ये तो बच्चे इसकी प्रॉपर्टी से इनकम है 6000, इसलिए हाउस प्रॉपर्टी में आई। ये इसने सर्विसेज दी है, प्रॉपर्टी नहीं थी इसकी, सर्विसेज दी है, ठीक है। ऐसी इनकम जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग उसको मिल रही है 4000 रुपये, ये आपकी हाउस अदर सोर्सेज हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ? अच्छा, इन केस कई बार ऐसा होता है कि जो रेंट पे देने वाला जो ओनर होता है वो क्या कहता है कि हाँ जी रूम है, रूम के साथ साथ ये सारी की सारी सर्विसेज हैं। कहते हैं अच्छा, टेनेंट कहता है ये बता किराया कितना है? वो कहता है कि 10,000 रुपये है। कहते हैं अच्छा, इस केस में मुझे सेपरेट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है कि कितना किराया मेरा हाउस रेंट का है, कितना किराया मेरा अदर सर्विसेज का है। तो इस सिचुएशन में हाउस रेंट में हाउस प्रॉपर्टी हेड में किसी भी तरह की इनकम नहीं आएगी। ये बात ध्यान रखना। इस सिनारियो में या तो ये पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होगा या फिर अदर सोर्सेज के अंदर। कब? जब हम रेंट प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम को हम सेपरेट ना कर पा रहे हो। अगर सेपरेट कर पा रहे हो तो जो टैक्सेबल अमाउंट है हाउस प्रॉपर्टी में आएगी वो रूम के अमाउंट की आएगी, और सर्विसेज की अदर सोर्सेज में, या फिर आपका अगर बिजनेस है पीजीबीपी में आ जाएगा। कि आप मान लीजिए पता है जब रूम कहीं बाहर जाते हैं ना, जैसे चंडीगढ़, फरीदाबाद, दिल्ली साइड ऐसे जाते हो आप कहीं बाहर रहने के लिए, तो ये एक डीलिंग होती है। रूम किसी का होगा, सामान किसी का होगा, ठीक है, सर्विसेज कोई और दे रहा होगा, तो सबका मिला के होता है, ठीक है। तो अगर किसी का बिजनेस फर्नीचर प्रोवाइड करने का, तो इसलिए ये पीजीबीपी में भी आ सकती है या फिर अदर सोर्सेज में आती है। ये आगे हम पढ़ेंगे। तो उसे बोलते हैं कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब क्या है कि रूम के साथ साथ आपको अदर सर्विसेज भी दी जा रही है, अदर आइटम्स भी दी जा रही है, उन्हें बोला जाता है कंपोजिट रेंट। दोनों के रेंट को इकट्ठा कर दे तो उसे कंपोजिट कहते हैं। टैक्सेबिलिटी सिचुएशंस मैंने आपको बता दी है कैसे होगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जाता है पेइंग गेस्ट रिकमेंडेशन। पेइंग गेस्ट रिकमेंडेशन का मैंने बता दिया, जैसे कि कोई गेस्ट हाउस हो गया, ठीक है, या फिर होटल्स हो गया, ओयो का एग्जांपल मैंने दिया, तो उनका वो बिजनेस होता है ना कि उनकी प्रॉपर्टी। तो इसलिए इसको हम नॉट द इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, इसे हम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर आएगा। ये किसके पॉइंट याद रखने? 4 पॉइंट वो याद रखने की बिल्डिंग भी है, लैंड भी है, अपार्टमेंट भी साथ भी है, बट पर्पज कोई और है, ठीक है। ऑफिशियल पर्पज है, कोई और पर्पज है। अच्छा, एसएससी अगर ओनर नहीं हुआ तो तब क्या करेंगे? मान लीजिए मिस्टर एक्स ओनर ना हुआ, तो इस सिनारियो के अंदर हम सेक्शन 27 को रीड करेंगे कि किस किस केस में हम किसी पर्सन को ओनर मानेंगे, मीन्स कि जबरदस्ती ओनर कहेंगे। ऐसा पहला केस आ जाता है जब कोई पर्सन अपने प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के नाम, अपने पत्नी के नाम, या फिर कोई लेडीज है तो पति के नाम, जब कोई पर्सन अपने स्पाउस या फिर माइनर चिल्ड्रंस के नाम वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है, और हाँ लगातार उस प्रॉपर्टी से क्या आ रही है? इनकम आ रही है। मान लीजिए यहाँ पर ये मिस्टर एक्स है, इसकी प्रॉपर्टी थी, इसने देखा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले मेरे ऊपर नज़र लगा रखी है, तो उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र को हटाने के लिए मैंने ये प्रॉपर्टी क्या कर दी? अपनी
वाइफ के नाम कर दी, मिसिस एक्स के नाम कर दी। अच्छा, दे तो दी पर उसके बदले में उससे किसी भी तरह का कंसिडरेशन नहीं लिया, मीन्स कि किसी भी तरह की अमाउंट रिसीव नहीं की कि हाँ मैं ये सोचूं कि हाँ मुझे प्रॉपर्टी क्या है परमानेंटली इसके नाम हो गई है। इस सिनारियो के अंदर चाहे वो अपनी वाइफ के नाम करे या फिर किसी भी माइनर चिल्ड्रंस के नाम करे, चाइल्ड के नाम करे, तो इस सिनारियो के अंदर जो भी अमाउंट ध्यान से सुनना, जो भी अमाउंट उस प्रॉपर्टी से आएगी वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, मीन्स कि उसके ऊपर टैक्स कौन देगा, वो मिस्टर एक्स ही देगा। क्यों देगा? क्योंकि प्रॉपर्टी एक्चुअल में तो ट्रांसफर करी ही नहीं। अच्छा, इन केस वो अपनी बेटी के नाम कर देता है, डॉटर के नाम कर देता है, बट वो डॉटर क्या हुई होनी चाहिए, उसकी शादी हुई होनी चाहिए। तो इस सिनारियो के अंदर मिस्टर एक्स ना पे करके यहाँ पर डॉटर ही क्या करेगी, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की जो इनकम के ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं जबरदस्ती आपको क्या बना दिया, ऑनर बना दिया मिस्टर एक्स को। को ओनरशिप का मतलब क्या होता है, जब काफ़ी सारे पर्सन इकट्ठा होकर किसी प्रॉपर्टी को लेते हैं, ठीक है, फिर उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी सारे पार्टनरशिप में लेते हैं, ठीक है, और उस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर मान लीजिए जिम बना दिया है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ बड़े बड़े स्मार्ट बाजार बना दिए हैं। उसको बनाने में काफ़ी सारे पर्सन्स का पैसा लगा होगा, बनाकर उसको रेंट पे चढ़ा दिया, ठीक है, वहाँ से आने वाली इनकम के अंदर सभी पर्सन्स को क्या माना जाएगा, उसके अंदर ओनर माना जाएगा। वहाँ पर उसकी शेयर पर्टिकुलर शेयर लिखा होता है कि हाँ कितने शेयर की कौन हिस्सेदार है। अच्छा, इन केस डिस्प्यूट ओनर हो जाए तो मीन्स कि ओनरशिप तो देखो हर जगह डिसाइडेड हो जाएगी, बट सिनारियो अलग अलग हो जाएगा। डिस्प्यूट ओनर का मतलब क्या है कि दो भाई हैं, ठीक है, अब यहाँ पे पापा जी थे, पापा जी ने अपना सारी संपत्ति इन दोनों के नाम कर दी है। अब ये दोनों एक साथ अपना बिजनेस चलाते हैं। कुछ 3-4 साल के बाद इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया, जिसके कारण ये क्या हो गए हैं, एक दूसरे से बोलना बंद हो गया। अच्छा, पर इनकी जो प्रॉपर्टी थी, जो इनकी जो दुकानें जो किराए पर जाती थी, उनसे रेंट भी आता था। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि जो रेंटल इनकम हो रही है, हमें तो इनकम टैक्स लेने से मतलब है, चाहे तुम्हारा कुछ भी हो। कहते हैं मैं, ये कहता है मैं क्यों दूँ, ये कहता है मैं क्यों दूँ। कहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है रुको मैं बताता हूँ कौन देगा। तो कहते हैं कि सबसे पहले ये बताओ कि रेंट की अमाउंट कौन रिसीव कर रहा है। ये कहते हैं कि मैं रिसीव कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा भाई, कोई तो रिसीव करेगा, ऐसे थोड़ी ना हम अपने नुकसान होने देंगे। तो रुक तो जाओ, बता तो रहा हूँ मैं अभी। अच्छा, रेंट जो भी रिसीव कर रहे हैं उसको देखो। दूसरा, उसका पोसेशन किसके पास है, मीन्स कि अभी उस प्रॉपर्टी को यूज़ कौन कर रहा है। कहने का मतलब जाकर देख रहा है, आ रहा है, उसकी देखभाल कौन कर रहा है। कहता वो भी मैं ही कर रहा हूँ, ये थोड़ी ना कर रहा है। तो अच्छा, मीन्स कि तुम रेंट भी ले रहे हो, पोसेशन भी तुम्हारे पास है, तो टैक्स भी तुम पे करोगे, ये नहीं पे करेगा। उसे बोलते हैं डिस्प्यूट ओनर। तो यहाँ पर हम चेकआउट करेंगे पोसेशन को और किसको रेंट मिल रहा है। ओके, फोर्थ पार्ट आता है पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये पर्टिकुलर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर आता है। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, ये दोनों भाई थे और इसके पापा ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा अपने ही भाई को दे दिया। ध्यान से सुना, अपने बच्चों को नहीं, अपने ही भाई को दे दिया, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी की इनकम, इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी वो इसका भाई टैक्सेबल होगा, बाकी के लिए ये खुद टैक्सेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट जाता है राइट इन अ बिल्डिंग या फिर लीज एंड कंस्ट्रक्शन। मोस्ट ऑफ सिमिलर है, थोड़ा बहुत आपके लिए डिफरेंस हो सकता है, बट आपके लिए इतना डेप्थ में नहीं आ रहा। तो लीज एंड कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि आपने कोई जो ज़मीन है, ज़मीन जो है किराए पर ली थी। लीज का मतलब क्या होता है, जब आप लंबे टाइम के लिए किराए पर लेते हैं, यस या नो, लॉन्ग टर्म के लिए आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पर ली। किराए पर लेने के बाद यहाँ पर मिस्टर एक्स इसका मेन ओनर था, ठीक है, इसने किराए पर दे दी मिस्टर वाई को, ठीक है, और मिस्टर वाई ने इसको खरीदने के बाद क्या कर दिया, इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दी, इसके अंदर घर बना दिए, बिल्डिंग्स बना दिए, कॉम्प्लेक्स बना दिए, ठीक है, सिनेमा हॉल बना दिए, और यहाँ से इनको क्या कर दिया, रेंट पे चढ़ा दिया। अब रेंटल इनकम किसको मिलेगी, मिस्टर एक्स को मिलेगी या वाई को मिलेगी? ऑब्वियस है मिस्टर वाई को मिलेगी, क्योंकि पैसा इसने इन्वेस्ट किया। तो इनकम किसकी हो रही है, मिस्टर वाई की हो रही है ना। बेनिफिशियरी कौन है, मिस्टर वाई है। तो यहाँ पे मिस्टर वाई क्या होने वाले हैं, डीम्ड ओनर माने जाएंगे। इवन एक्चुअल ओनर मिस्टर एक्स है, बट बेनिफिशियरी कौन है यहाँ पर, मिस्टर वाई है। क्लियर है, समझ में आ गया ये पॉइंट्स? ओके जी, ये बात देखो यहाँ पे ये लिखी हुई है, ये आपका को ओनरशिप वाला है। ये आपका है प्रॉपर्टी ट्रांसफर वाला पॉइंट कि ले बेटा ये तेरे नाम कर दिए, इसको ध्यान से रखियो, थोड़े दिन बाद मैं लूँगा तुम्हें, हैं,
थोड़े दिन बाद मैं तुमसे लूँगा। नेक्स्ट जाते हैं इनकम फ्रॉम द सब लेटिंग ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। सब लेटिंग का मतलब क्या है? मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ से क्लियर कर देते हैं, देन इसको समझेंगे। सब लेटिंग का मतलब होता है किराए पर लेने के बाद उसको फिर दोबारा से किराए पर चढ़ा दिया। क्या कर दिया? किराए पर लेने के बाद मैंने क्या कर दिया, फिर उसको दोबारा से किराए पर चढ़ा दिया। देखो क्या कहते हैं, मान लीजिए ये मिस्टर एक्स है, मैं यहाँ पर मिस्टर वाई को बना रही हूँ। इसने इसको किराए पे कोई दुकान दी जिसका ये किराया कितने रुपए दे रहा था? 50,000 रुपये दे रहा था। कहते अच्छा, फिर इसने यही दुकान क्या कर दी, किसी और को, मिस्टर जेड को ये किराए पर दे दी। मिस्टर जेड इस पर किराए पर दे दिया। मिस्टर जेड इसको कितने रुपए दे रहा है? 70,000 रुपये दे रहा है। इसी तरीके से फिर इसने किसी को और को दे दी। इसने कहा कि मैंने मिस्टर ए को दे दिए और इससे मैं ले रहा हूँ 90,000 रुपये। 90 नहीं लेते, चलो इसको मैं अंदर 85,000 ले लेते हैं। बट रियल ओनर कौन है? रियल ओनर हमारा ये है ना। ये जो भी कमाएगा, इसकी इनकम क्या है? 50,000 रुपये। ये तो बेटा हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। इसकी इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी, ये क्वेश्चन है। जब ऐसा केस आता है सब लेटिंग का, इसकी लेटिंग के बाद दोबारा से री लेटिंग हो रही है, ठीक है, तो इस सिनारियो के अंदर अब देखो मिस्टर वाई का खर्चा कितना है? 50,000 रुपये। आए कितने हैं? 70,000 रुपये। बचे कितने? 20,000 रुपये। देखो 50,000 रुपये तो इसका खर्चा है, तो इसकी तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होगी, ये तो आगे चला गया। 20,000 रुपये ही आपके अदर सोर्सेज हेड के अंदर टैक्सेबल अमाउंट में ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? सेम इस तरीके से इसको मिले 85, खर्चा कितना है? 70,000 रुपये इसने दे दिए। बचे कितने? 15,000। 15,000 रुपये क्या हो जाएंगे? अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल हो जाएंगे। दैट्स इट। कोई दिक्कत? ऐसा क्यों हुआ? सबलेटिंग से मिलने वाली इनकम कभी भी आपकी टैक्सेबल नहीं होती इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी हेड में। क्यों? क्योंकि टेनेंट आपका वहाँ पर रियल ओनर नहीं होता, लीगल ओनर नहीं होता, इसलिए इसकी इनकम को हम अदर सोर्सेज हेड के अंदर टैक्सेबल करते हैं। क्लियर है? पर्पज ऑफ द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए, पर्पज ऑफ द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जहाँ पर ये देखा जाए कि अगर कोई बिजनेस प्रोफेशन के लिए आप यूज़ कर रहे हैं अपने ही बिजनेस में, या फिर आप उसको खुद उसके घर में रह रहे हैं, या फिर फार्म हाउस वाली है, यूनियन ट्रेड लोकल अथॉरिटी के अंदर आपने अपनी प्रॉपर्टी को उसको रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, तो इस सिनारियो के अंदर ये अगर ये 5 से 7 पॉइंट आ जाए तो वहाँ पर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम कभी भी हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। क्लियर है? समझ में आ गया? अगर आपको ये 3 पॉइंट अगर आप समझ में आ गए ना, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपका 40 to 45 आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्योंकि आगे जो भी पढ़ेंगे वो बहुत आसान होगा। समझ में आ गया?